हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 10th। हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स में से डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? देखिए, डेवलपमेंट जब कभी भी हम बोलते हैं कि हम इकोनॉमिकली हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग सोशली ग्रोथ हो रहे हो, पॉलिटिकली हमें ग्रोथ आ रही हो, सस्टेनेबिलिटी हो, क्लीन इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना शुरू हो जाए, पॉवर्टी रिड्यूस होनी शुरू हो जाए, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तब हम बोलेंगे कि हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं। या फिर अगर आपको चाहिए और आसान लैंग्वेज में कि जब कोई चीज़ और मैच्योर होती जाती है, हम उसको बोलते हैं कि वो डेवलप होती जाती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी डे पर डे, जो मोबाइल फ़ोन 10 साल पहले चल रहे थे वो आज नहीं है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन आज चल रहे हैं 10 साल बाद ये भी काफ़ी पुराने हो जाएंगे, है ना। तो ये भी एक डेवलपमेंट की एग्जांपल आप लिख सकते हो। फिलहाल अभी हम आगे जानेंगे डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्या है, ये माना जाता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, कैसे कैसे वो अलग अलग सोचते हैं। किसी बंदे को तो लैंड चाहिए, किसी बंदे को रहने के लिए घर चाहिए, किसी बंदे को खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए, एटसेट्रा। अब इनकी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे, जैसे कि सपोज करो लैंडलेस लेबरर है। अगर हम किसी भी लैंडलेस लेबरर से पूछेंगे कि बताओ भैया आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा जी एक तो मेरी वेजेस बेटर कर दो, मुझे बेटर वेज रेट मिलना चाहिए। दूसरी बात, मुझे सोशल इक्वालिटी, समाज में मुझे मेरे बच्चों को बराबर का दायरा मिलना शुरू हो जाए। और एन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी शुरू हो। ये कौन मांग रहे हैं? जिनके पास जो लैंडलेस लेबरर है। अब लेकिन इसके ऑपोजिट जो रिच फार्मर है वो ये चीज़ें नहीं मांग रहे। वो क्या मांग रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनकी इनकम हाई होनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइस पॉलिसी मिलनी चाहिए, और उनको चीप इनपुट्स, मतलब कि जो भी लेबर वगैरह है, प्रोडक्ट वगैरह है, उनको सारे कुछ सस्ते मिलने चाहिए ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। सेम ऐसे ही अगर अब वुमन कुछ और मांग रही हैं, वुमन को लग रहा है कि उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, और उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। लास्ट वन, आदिवासी। आदिवासी को क्या चाहिए? तब वो बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए हमारे फॉरेस्ट को, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट आती जा रही है और हमारे फॉरेस्ट को काटते जा रही है और इन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। और वो बोलते हैं से नो टू डैम्स, कि अभी और डैम मत बनवाओ, क्योंकि जब भी डैम बनवाना होता है वो जंगल को काट के बनाया जाता है, जंगल में ये लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, ओके। ये तो थे अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल। अब कुछ ऐसे ही कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में कौन कौन आते हैं? जैसे कि सपोज कर लो कि यहाँ पे हमारे पास रिच फार्मर्स हैं। रिच फार्मर को चाहिए होगा कि उनको चीप लेबर मिले और चीप पावर सप्लाई मिले, मतलब कि जो बिजली है वो सस्ते रेट पे मिल जाए। लेकिन जो लेबर है, अब वो अपोजिट, इनको तो चाहिए चीप लेबर, लेकिन लेबर को चाहिए हाई वेजेस। ये दोनों कैसे साथ साथ चल सकते हैं ना? ये ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ये कम पैसे देना चाह रहा है। ये तो लेबर का था। अब आगे आगे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्री वाले लोग बोलते हैं कि उनको रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए और सस्ते रेट पे चाहिए। ठीक है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैम चाहिए। लेकिन ट्राइबल सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि हमें डैम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ये ना कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी बोलते हैं कि कोई क्या चाहता, कोई क्या चाहता है, सब लोगों में यूनिटी नहीं रहती। और ऐसे ही इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखिए, जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे एक कोई भी एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, जब इसको कहीं पे भी जॉब मिलेगी, ये डेफिनेटली वहाँ से इनकम तो पूछेगा कि हाँ जी यहाँ पे कितनी सैलरी है, लेकिन प्लस इसको और क्या चाहिए साथ में। उसके साथ ही सोचेगा क्या इसको वहाँ पे इसकी सोसाइटी जैसे लोगों के साथ, इस मतलब कि जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, क्या इसको वैसे ही इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा। क्या इसके फ्रेंड्स बन जाएंगे वहाँ पे, या फ्रेंड्स हैं या नहीं है, या वहाँ का गुड वर्किंग इन्वायरमेंट है या नहीं, या सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग आवर्स, एटसेट्रा। तो ये अपनी इनकम के साथ साथ ये वाले फैक्टर को भी देखता जाएगा। थर्ड, ठीक है जी। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है कि इम्पोर्टेंट लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आएगा। इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। जब हम दो देशों को कंपेयर करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है? देखिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। पहले आपको कुछ छोटे छोटे से फैक्टर बता दूँ, ये डेफिनेशन 1 मार्क में आ जाती है और बेसिकली आपको आती होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी इज नथिंग बट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इनकम बाय ऑल सिटीजन विद इन ए कंट्री। एक देश में रहने वाले लोग, ठीक है, एक देश में रहने वाले लोग वो अपने देश के अंदर से कितने पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे कि ये हमारे इंडिया का मैप है, इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग इंडिया से या बस अंदर अंदर से पैसे कमाएंगे, वो हमारी जीडीपी में आएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर से हमारे इंडियन लोग कितना पैसा कमा रहे हैं देश के अंदर है, कि उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जीएनपी,
मतलब कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या आएगा, ये जीडीपी से ज़्यादा होती है। जितने पैसे हमने हमारे देश में कमा लिए, देश के अंदर कमा लिए, प्लस जितने पैसे हम देश से बाहर कमा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट भी बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। थर्ड वन कैटेगरी हमारे पास आती है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी सेम टू सेम इसका दूसरा नेम है नेशनल इनकम। इसका मतलब सम ऑफ ऑल इनकम अर्नड बाय ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री। डजेंट मैटर वो देश के अंदर से पैसे कमा रहे हैं, बाहर से पैसे कमा रहे हैं, बस हमारे इंडिया के लोग जितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पैसे कहाँ पे आएंगे, नेशनल इनकम के अंदर आएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एवरेज इनकम बोलते हैं हम इसे। इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी। सपोज कर लो, अभी मैं देश के लेवल पे बाद में आऊँगा, पहले कि फैमिली पे आ रहा हूँ, ठीक है। एक फैमिली है और उसमें 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है। और वो चारों लोग जितने भी पैसे कमाते हैं, उनकी जो 1 लाख रुपीज़ है वो टोटल अर्निंग हो जाती है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हर एक बंदा एवरेज कितने पैसे कमा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹25,000। तो ये उनकी पर कैपिटा इनकम होगी। ऐसे ही हमारे देश में पहले सारे लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, डिवाइड बाई कितने पॉपुलेशन है, उनको डिवाइड करो तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे इंडिया में जो जो स्टेट्स आ रही हैं, उनमें से हायर पर कैपिटा इनकम गोवा की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लो इनकम कंट्रीज़, ठीक है। जिन देशों की पर कैपिटा इनकम लेस देन $1025 $1,025 से कम होगी, मतलब कि $1,025 से कम होगी, ये इतनी होगी, ये 2016 की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो उससे नीचे वाले देश कंट्रीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्री बोलेंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंपेयरिंग कंट्रीज़ में। इसको हम आगे दोबारा फिर से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम ये देखते हैं कि कितने बच्चों की जो डेथ है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो डेथ है वो आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली और या फिर विद इन 1 ईयर हो जाती है, क्योंकि उनको अच्छे से मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है ना। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है बिहार में और सबसे कम होता है केरला में। नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पहले वो, फिर उनकी रेशो देखनी है, जितने लोगों की एज 7 ईयर है या उनसे प्लस है, मतलब आप 7 ईयर प्लस 7 ईयर से बड़े एज वाले लोगों को डिवाइड करोगे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। और ये केरला का मैक्सिमम है, ठीक है, लगभग 100% ही वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि देश में कितने वो लड़के लड़कियाँ हैं, लोग हैं जिनकी उम्र 14-15 साल से बड़ी है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से कितने लोग जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं। सपोज कर लो कि आपके गली मोहल्ले में या आपके शहर में 200 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 14-15 से बड़ी है, उनकी एज 14-15 से बड़ी है, लेकिन 2 लोगों में से सिर्फ जो 150 लोग हैं वही स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशो क्या आएगी, 150 डिवाइडेड बाई 200, जितने भी लोग आपके देश में शहर में रहते हैं, मतलब कि 3/4, मतलब कि 75%। क्लियर है। और ये बांग्लादेश का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज लाइफ, कि कोई भी एक बंदा अपनी एवरेज लाइफ कितनी जी सकता है। आजकल हम लोगों की जो एवरेज लाइफ है हमारी जनरेशन में वो 66.4 ईयर आ रही है, ठीक है। इव ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी के टाइम पे 32 ईयर होती थी लगभग। नेक्स्ट है हमारे पास BMI, इसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम ये देखते हैं कि न्यूरिशमेंटल लेवल कितना होता है, मतलब कि जो लोगों को कितनी मिल रही है या कितनी मिलनी चाहिए उसके साथ कंपेयर करते हैं। और जब हम लगभग ये जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा, लिटरेसी रेट रहेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहेगा, ठीक है, 1-2 चीज़ें इसमें और ऐड करेंगे, हेल्थ रेट वगैरह, तो इन सबको ऐड करके बन जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंडर ही हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमने वो सारी चीज़ें क्यों पढ़ी, वो चीज़ें हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि वो काम आते हैं कंपेयरिंग कंट्रीज़। देखिए 2 देशों को जब हमें कंपेयर करना होता है, जैसे पहले आप जब भी ये समझना हो ना देश के बारे में, पहले वो एग्जांपल अपने परिवार या अपने स्कूल में आप मतलब कि सेट करके देखो। स्कूल में कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है,
वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा जिसको एसएसटी आती है, जिसको मैथ्स आता है। हम इंटेलिजेंट निकालते टाइम ये देखते हैं कि बच्चा कौन सा जो ओवरऑल फर्स्ट आ सकता है, जिसको मैथ्स, साइंस, एसएसटी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट वगैरह में वो अच्छा होगा, है ना। ऐसे ही इसके जो कंपेयरिंग कंट्री की जो रिपोर्ट बनाते हैं वो दो लोग हैं। फर्स्ट वन है यूएनडीपी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सेकंड वन इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लेकिन जो यूएनडीपी है वो जब ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है तो वो अलग अलग चीज़ों को देखता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटसेट्रा। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो उस एक ही कंपोनेंट को देखे, एक ही सब्जेक्ट को देखता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। क्लियर है। ये जो यूएनडीपी है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये अलग अलग चीज़ों को देख रहा है ना, तो इसका दायरा बड़ा है। लेकिन ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सिंगल एक ही टर्म को कंपेयर कर रहा है। थर्ड पॉइंट है, ये जो यूएनडीपी है ये कंट्रीज़ को रैंकिंग करते हैं उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से। इन्होंने इंडिया को 130th रैंक दिया था 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक है ये कंट्रीज़ को डिवाइड करता है लोअर, अपर और हायर इनकम कैटेगरी में, ठीक है। 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया का रैंक आया था दैट वाज लोअर मिडिल क्लास ग्रुप। क्लियर है। अब इसके बाद हमने जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं वो तो पढ़ ली थी। रिचर कंट्रीज कौन सी होती हैं? रिचर कंट्री को हम डेवलप्ड नेशन भी बोलते हैं। जिन देशों की इनकम पर कैपिटा इनकम है ना वो 12,476 पर एनुअम से ज़्यादा हो, उन देशों को हम लोग रिचर कंट्रीज में कैटेगराइज कर देते हैं। जो देश अमीर होते हैं, रिच कंट्रीज होती हैं, उनको डेवलप्ड नेशन बोलते हैं। जो अभी अभी अमीर होना शुरू हो रहे होते हैं उनको हम लोग डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, जैसे कि इंडिया। जो कंट्रीज अभी तक पुअर कंट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं बैकवर्ड नेशन, जैसे कि बांग्लादेश। और रिचर कंट्री की जो डेवलप्ड नेशन की एग्जांपल है दैट इज रशिया, अमेरिका वगैरह। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। देखिए, मनी इन योर पॉकेट, जो भी पैसे मतलब हमारी जेब में है ना, हम उन पैसों से हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो हमें के वेल लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, हम उन पैसों से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हम स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं परचेज कर सकते। ये किसी भी एक बंदे के, सिंगल बंदे के बस की बात नहीं होती। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीडीएस। इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाती है, जिसके तहत वो जो बेसिक फूड नेसेसिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको जो सस्ते प्राइस के ऊपर, जो जिन लोगों जिस प्राइस को सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस प्राइस के ऊपर पहुंचा सके। अगर हम कंपैरिजन करके देखें इसके तहत, आई थिंक वो चावल और कनक वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये जो अनाज है, चावल मार्केट से 20 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये किलो मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये 2 रुपये, 4 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी ना एक बहुत बड़ा मतलब कि जो मेजर थ्रेट है वो आजकल हमारे सामने आ रहा है। वो थ्रेट ये है कि ये जो पीडीएस है ना ये अभी तक अपनी ऑनेस्टी से और अच्छे से काम नहीं कर रहा। जिस दिन ये अपने प्रॉपर ऑनेस्टी से काम करना शुरू कर देगा, और आई थिंक हमारे उस दिन इंडिया में जो लोग हैं वो जो भूखमरी से मरने वाले लोगों की गिनती काफ़ी कम हो जाएगी, और जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है लोगों में वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। नाउ मूव टू द लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? देखिए, रिसोर्सेज को कुछ इस हिसाब से यूज़ करना कि आप लोग तो यूज़ कर ही पाओ और इसके साथ ही हमारी आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे पंजाब में या वेस्टर्न यूपी में या पूरे ऑल ओवर द कंट्री में शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हमारी कभी कभार गवर्नमेंट लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि आप वो मतलब कि जो है फसल वगैरह उगाओ जिसके लिए पानी कम चाहिए होता है। लेकिन फार्मर अपना प्रॉफिट देखते हैं और उनको लगता है कि हम वही फसलें उगाएंगे जिसमें पानी चाहिए या नहीं चाहिए, डजंट मैटर। तो एक बार किसी बंदे ने पूछा, तो फिर आप 10 साल बाद जब पानी खत्म हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा, फिर आप कौन सी प्रोडक्शन करोगे? तो उन्होंने आंसर किया, जी फिर हम तब वो फसलें उगाएंगे जिनके लिए कम पानी चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट बोल रही है आजकल उनकी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रही जिनके लिए कम पानी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप आज ही वो फसलों की प्रोडक्शन करनी शुरू करो ना जिनके लिए कम पानी चाहिए होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको भी पानी वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो खैर ये एग्जांपल थी सस्टेनेबल की, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आई थिंक आपके माइंड में बैठी रहेगी। फिलहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट नॉट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, एक ऐसी डेवलपमेंट करना जो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, और एक ऐसी
ऐसी डेवलपमेंट करना जो आने वाली जनरेशन्स के लिए उनकी नीड्स को भी ख़राब ना कर सके, इफ़ेक्ट ना कर सके। और या फिर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये जस्ट एंड फेयर यूज़, जितना रिसोर्स आपको चाहिए उसको उतना ही यूज़ करना अगर हम शुरू कर दें तो दैट इज़ बेट। और ये एग्जांपल मैंने आगे लिखी भी है जो आपको बताया था कि ओवर यूज ग्राउंड वाटर, एग्जांपल है पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट। व्हाट डू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट? ठीक है, देखिए जब सभी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, जब सभी लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि रिसोर्सेज को जस्ट एंड फेयर यूज़ करना है बिकॉज दे आर लिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड। एक दिन पानी भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो सकता है अगर हम इनका ओवर यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जब इकोनॉमिक डिसीजन मेजोरिटी के हिसाब से लिए जाएंगे, मतलब कि जब इकोनॉमिक डिसीजन इस हिसाब से लिए जाएं कि मेजोरिटी में बेनिफिट्स मिल रहे हों, ऐसे नहीं देखना कि 2-4 लोगों के लिए ये कानून बना दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जब किसी भी देश में बेसिक नीड्स की पर वहाँ पे बेसिक नीड्स लोगों को इजीली अवेलेबल होनी शुरू हो जाए, जैसे कि फूड शेल्टर क्लोथ एजुकेशन हेल्थ वगैरह, जब लोगों को ये चीज़ें आसानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी तब हम बोलेंगे कि जो नेशन की डेवलपमेंट है वो होनी शुरू हो गई है। आई होप ये चैप्टर आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।